सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। तो एक नजर डालते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे, जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल आज हमें द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। तो क्या है कुछ खास आज के इस न्यूज़पेपर में, हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे जीएसटी कलेक्शन के बारे में, एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसकी अगर बात करें फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भारत उभर के सामने आया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। इस पे क्या कुछ खास देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में, एक नजर उस पर डालेंगे। साथ ही साथ मेजरिंग द इकोनॉमी, कि क्या इकोनॉमी को जीडीपी के पर्सपेक्टिव से ही देखना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जीडीपी के पर्सपेक्टिव से ही देखना ही एवरीथिंग है। इस पे एक थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, इस पे भी हम लोग ध्यान डालेंगे। साथ ही साथ ग्रोइंग पेन्स एक एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से आपका आया हुआ है। यू एंड ड्रिप। यू एंड ड्रिप क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट हो सकता है, और यहाँ से आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। यानी कि ये जो तीनों सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, तीनों सेक्शन लगभग तीन, क्या हम बोल सकते हैं चारों सेक्शन जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है यू एंड ड्रिप वाला, ये आपका जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ सरसरी निगाहों से हमने देखा कि किन किन आर्टिकल्स पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्या कुछ खास आज के न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी आर्टिकल्स पे शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, और फाइनली लास्ट में हम लेंगे एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को लिखकर अपनी आंसर राइटिंग को शानदार बनाएंगे। पहला आर्टिकल की अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन रिमेन एबव $2 ट्रिलियन इन में, एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें जीएसटी कलेक्शन, भारत का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2024 क्वार्टरली 4, जो क्वार्टरली 4 आपका फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर है, इसका फोर्थ क्वार्टरली में अगर बात करें तो लगभग 2 ट्रिलियन इन मे के बारे में कह रहा है जीएसटी कलेक्शन। ये लगभग इससे भी अधिक हुआ, मतलब कि देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ इस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल में लिखा हुआ है आपका कि ग्रास गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी कलेक्शन रिमेन अबव 2 ट्रिलियन मार्क फॉर द सेकेंड मंथ इन द रो, राइजिंग फॉर 16.4% इन मे टू ओवर 2.01 लाख करोड़। और ये आपका लगभग 2.01 लाख करोड़, ये आपको मतलब लगभग $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन ये आपका जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल रहा है इन मई मंथ में। और जीएसटी कलेक्शन कर रहा है कि टच कर रहा है रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.37 लाख, यानी कि पिछले, अगर इस जो ग्राफ इसमें आप देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ में आपका मई 2024, यानी मई 2024 का एक आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़े के अनुसार आपका पिछले साल यानी 2024 में आपका जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़, यानी लगभग 1.73 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। वहीं जबकि मई 2025 की बात करें तो लगभग 2 ट्रिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाता है जीएसटी कलेक्शन। तो ये उसके बारे में ये आर्टिकल कंप्लीट लिखा हुआ है, जिसमें कि ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्टेट से जैसे ऑल ओवर द इंडिया की अगर बात करें तो ये बता रहा है कि हाँ जीएसटी कलेक्शन जो है अधिक हुआ है इस क्वार्टरली, जो है एक्स्ट्रा, मतलब पिछले साल की तुलना में अब की बार जो है ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस साल, पिछले साल की मई की तुलना में इस साल की मई में, पिछले साल मई में 1.73 लाख करोड़ आपको देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन। अब की बार आपका 2.01 लाख करोड़, लगभग $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाता है जीएसटी कलेक्शन। और वहीं पे अगर स्टेट्स की बात करें तो अलग अलग राज्यों में डेटा दिया हुआ है कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया कलेक्शन कि इसमें लगभग 17% का इंक्रीज, यानी कि इन सभी राज्यों में भी राज्य स्पेसिफिक जो कलेक्शन हुआ है उसमें लगभग 17% का इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज देखने को मिलता है, 17 से लेकर 25% का। वहीं पर जब स्मॉलर स्टेट हैं जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना, इसमें भी लगभग 6% का इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। और भी स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इसमें भी लगभग 10% का इंक्रीमेंट, यानी कि हर राज्यों में लगभग जीएसटी कलेक्शन आपका इंक्रीमेंट हुआ है हर हाल में। तो वही ओवरऑल ये आर्टिकल आपको बता रहा है कि जो जीएसटी कलेक्शन है, शानदार जीएसटी कलेक्शन भारत में इस समय चल रहा है। तो वही ग्रास कलेक्शन हैड टच और रिकॉर्ड हाई 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल। ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट, यानी हर स्टेट में यूनिफॉर्म तो नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है, लेकिन जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है 2.37 लाख करोड़ पिछले साल की तुलना में इस साल वो बड़ा ही शानदार रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है वो अहम भूमिका निभाया हुआ है। तो ये चीजें आपकी इस आर्टिकल में देखने को मिलती है। अगला जो आर्टिकल हमारा है वो यूएन ड्रिप के ऊपर है।
ये क्या है, एक यूनिक आर्टिकल आपका बन जाता है जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग, और यूएन ट्रिप के माध्यम से मतलब ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। कुछ एक दो महत्वपूर्ण इसमें डेटा भी दिए हुए हैं और एक दो पॉइंट्स को भी हम लोग बेसिकली समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। आर्टिकल में कहा गया हुज माउंटेन इज इट एनीवे, कि ये पर्वत किसका है, ये माउंटेन्स किसके हैं। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कंचनजंगा, एक सिक्किम में जो पर्वतमाला है आप जानते होंगे कंचनजंगा। यहाँ पे एक छोटा सा विवाद स्थिति ये है कि निमास एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स ग्रुप है निमास नाम का, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका निमास की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी जिसको हम बोलते हैं निमास। ये ग्रुप आपका जो है जैसे कि एक प्रोग्राम है हर पर्वत तिरंगा, ये समझ लीजिए हर पर्वतमाला पे जो है तिरंगे का एक अभियान है, उसके माध्यम से ये जो है हर शिखर पे तिरंगा फहराने का एक सिस्टम है, जिसमें कंचनजंगा भी उस क्रम में आती है, श्रेणी में आती है, जिसपे कि जैसे समझिए कि उसका जो लोकेशन है ये आपका मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वतमाला है, ये इधर से आपका सिक्किम है और इधर से आपका नेपाल है। तो ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो है तिरंगा इस पर फहराना या इस पर चढ़ाई करनी है, इस पर माउंटेनियरिंग करनी है, चढ़ाना है। लेकिन यहाँ के जो सिक्किम के इंडिजिनस लोग थे, इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, उन्होंने इसको अपोज किया कि उनकी जो रिलीजियस स्पिरिचुअल जो अटैचमेंट थे उस कंचनजंगा पर्वतमाला को लेकर जो अटैचमेंट है उसको लेके उस चीज़ को अपोज किया गया। जब अपोज किया गया तो वहाँ से लोग नहीं चढ़े, क्योंकि यहाँ पे भाई इंडिजिनस का भाई विरोध था, लोग इधर से नहीं चढ़े और ये चले गए वापस। लेकिन इधर से आके नेपाल की तरफ से फिर यहाँ पे चढ़ के उसको ऐसी एक्टिविटी जो भी की गई कर दिया गया, तो जिससे वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है या जिसका जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होता है उस चीज़ से, यानी कि जो धार्मिक भावनाएं हैं जो उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुँचती है। तो ये चीज़ें कही जा रही है कि आखिर देखिए एक ही पर्वत है, आप इधर से चढ़े तो इतने सारे रूल रेगुलेशन है, उसको प्रोटेक्ट मतलब अपोज करने के बाद हो भी रहा है, लेकिन वही पर्वत पे उसी लोकेशन पे दूसरी तरफ से नेपाल की तरफ ऐसा कोई रूल स्ट्रिक्ट लॉ देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ चढ़ के ऐसी एक्टिविटी कर दी जाती है। तो वही कह रहा है कि आखिर ये ऐसे क्या है कि एक तरफ से ऐसा है, एक तरफ से ऐसा है। तो उसी के अंतर्गत दो आर्टिकल आपके दो कंटेंट देखने को मिलते हैं, यूएन ट्रिप और ILO कन्वेंशन 169। ये दोनों पॉइंट्स आपको इस पूरे डेटा में से आपको निकालना है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि पूरा मैटर क्या है, कि यूएन ट्रिप क्या है, निमास क्या है, और साथ ही साथ ये इसमें जो है दो जो ILO कन्वेंशन 169 है और साथ ही साथ यूएन ट्रिप जो है, इन दोनों पॉइंट्स को ही आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक जानना है। इसके अलावा कोई आर्टिकल आपको इसमें महत्वपूर्ण नहीं, बाकी कहानी आप जानते रहिए। कहानी है 18 मई की, और जिसमें कि 5 पीपल्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी निमास की तरफ से ये लोग कंचनजंगा की चोटी पर चढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, जिससे वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी वो इस चीज़ को अपोज करती है, जिसकी वजह से वो लोग इंडिया की तरफ से नहीं यानी सिक्किम की तरफ से न होके नेपाल की तरफ से जाके उस पे जो है माउंटेनियरिंग करते हैं, जिससे वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी उनकी जो है सेंटिमेंट पे कहीं ना कहीं चोट पहुँचती है। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी के माध्यम से कहा गया कि आखिर ये माउंटेन्स है किसका, इधर से है तो हम रोक पा रहे हैं, उधर से नहीं, मतलब ये है किसका, इसके बारे में आपका आर्टिकल है। तो आपका निमास स्केल्ड माउंटेन कंचनजंगा फ्रॉम द नेपाल साइड प्रॉम्प्टिंग एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न एंड प्रोटेस्ट बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के नेटिव पॉपुलेशन होल्ड द माउंटेन सेक्रेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिसअलाउ अटेम्प्ट टू क्लाइंब। यानी कि यहाँ तक कि मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, वहाँ के जो इंडिजिनस जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को डिसअलाउ किया कि आप इस पर क्लाइंब नहीं कर सकते, आप इस पर क्लाइंबिंग नहीं कर सकते इसकी पीक पर, इसकी चोटी पे। किस साइड से, इंडियन साइड से, जबकि वहीं पर वन साइड ऑफ माउंटेन कंचनजंगा फेस नेपाल, एक तरफ से वो नेपाल को फेस करती है। किसको फेस करती है? नेपाल को फेस कर सकती है, करती है। अ कंट्री दैट हैज नॉट इंस्टीट्यूटेड अ सिमिलर बैन एंड विच द निमास टीम टुक एडवांटेज ऑफ। जहाँ की मतलब कि ये पर्वतमाला है कंचनजंगा, इधर से तो आपको ऐसे बने हुए सिस्टम के हमने रोक दिया, लेकिन इधर नेपाल से ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है जिसका एडवांटेज वो टीम उठाती है और उस पर चढ़ाई कर देती है।
तो ये कहानी है इस पूरे मैटर की। तो इसमें दो पॉइंट जो आए, यूएन ड्रिप और जो है आईएलओ कन्वेंशन क्या है। तो यूएन ड्रिप की अगर बात करें तो यूएन ड्रिप का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, जिसको हम बोलते हैं यूएन ड्रिप। ये जो है 2007 में अडॉप्ट किया गया था और इंडिया भी इस चीज को अडॉप्ट करा है। लगभग 40 देशों ने इस चीज को लगभग 140 नियर अबाउट, आपको आइडिया इसमें एक बार कंफर्म करिएगा 40 है कि 140 है देशों ने इस पे जो अपनी सहमति अप्रूवल जो है दिया हुआ, एग्रीमेंट दिया हुआ कि हम जो है अपने यहाँ किसी प्रकार की कम्युनिटी जो है इंडिजिनस कम्युनिटी की राइट्स को, चाहे वो राइट स्पिरिचुअल राइट हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का राइट्स हो, सेक्रेट, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे किसी बोली को लेकर, या किसी भी तरीके से कम्युनिटी को हम आहत नहीं पहुंचाएंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये आपका है कि इसको जो यूएन ड्रिप की पॉलिसी को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2007 में यूएन ड्रिप को अडॉप्ट किया गया था। और जो क्या है, दैट आउटलाइन दैट राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो इंडिजिनस पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, इंडिजिनस पीपल के राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड इट डिफाइन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल इन कंपेजिंग एरिया लाइक कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, लैंड एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन सभी फील्ड में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी राइट्स की बात आती है, तो उस चीज में वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को बनाया गया था यूएन ड्रिप को। और यूएन ड्रिप का जो एम है वो प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट करना है इंडिजिनस राइट्स को, और कम्बैट करना है डिस्क्रिमिनेशन बाय इंकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन दैट इफेक्ट देम। जो ऐसे कोई भी डिसीजन अगर उनके खिलाफ लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में यूएन ड्रिप जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये चीजें हैं। इसके बाद आईएलओ कन्वेंशन 169 क्या है, इसको आपको समझना है कि आईएलओ कन्वेंशन क्या है। तो आईएलओ कन्वेंशन भी सेम वही चीज है कि आर द इंडिजिनस एंड द ट्रिब्यूनल पीपल्स कन्वेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 169, इसमें क्या है कि इज द ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल। यानी ये भी सेम वही चीज है कि आईएलओ कन्वेंशन 169 भी क्या करता है, ट्राइबल पीपल्स को, इंडिजिनस पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन किया गया था वो आपका है आईएलओ कन्वेंशन 169 और यूएन ड्रिप। ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो इसी के माध्यम से किसी प्रकार से सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स को, किसी भी इंडिजिनस कम्युनिटी के व्यक्ति के राइट्स हो, चाहे वो कल्चरल बेस हो, एजुकेशन बेस हो, लैंग्वेज बेस हो, चाहे सोशल बेस हो, उसको उस माध्यम से वो प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये आपका यूएन ड्रिप और आईएलओ कन्वेंशन काफी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में यही आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े तो अगला आर्टिकल आपका जो है कि इंडिया राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बिलीज पर कैपिटा रियलिटी। बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये मेंस पे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और डेटा जो इसमें डेटा फिगर फैक्ट्स जो दिए हुए हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर बात करें इंडिया की तो आपको पता होगा भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और लेकिन पर कैपिटा की जो रियलिटी है, प्रति व्यक्ति आय की जो रियलिटी है वो कहीं कुछ और है। एक मतलब कि जीडीपी जो एक जीडीपी का जो हुआ बना हुआ है, जीडीपी जिसको ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जो हम बोलते हैं, इसका एक बड़ा इस आर्टिकल भी समझाने का प्रयास कर रहा है या करेगा कि जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा, ये दोनों में बड़ी चीजें, बहुत बड़ा अंतर है, मेजर डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड पर कैपिटा। यानी कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी और पीपीपी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी और पीपीपी। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स हम इसमें देखने वाले हैं। परचेजिंग पावर पैरिटीज वो आपको इसमें देखेंगे, साथ ही साथ जीडीपी देखेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, यानी देश की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, ग्रोथ कर रही है, जीडीपी में उछाल हो रहा है, तो इसका मतलब एक तो पॉजिटिव है कि हाँ ठीक है, देश एक अच्छे आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन क्या इसके साथ साथ उसमें रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी परिस्थितियों में क्या सुधार हो रहा है? क्या उनकी पर कैपिटा इनकम भी उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वही आपका इस आर्टिकल में कह रहा है कि क्या इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन जो पर कैपिटा रियलिटी है वो कहीं कुछ और है। तो इस 6 डेटा को, जो 6 डेटा लगभग 6-7 डेटा दिया हुआ है, इन पूरे डेटा को हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे।
अगर बात करें इन डेटाज की तो वही डेटा इसमें पूरा बकायदा इसमें जो है पूरा टोटल लिखा हुआ है। चार्ट 1A, चार्ट 1B, चार्ट 2A, चार्ट 2B, चार्ट 2C, ये जितने भी चार्ट्स दिए हुए हैं इन सभी चार्ट्स के माध्यम से बता रहा है देशों के साथ कंपेयर करके कि पर कैपिटा रियलिटी और साथ ही साथ जीडीपी दोनों में क्या अंतर होता है और इंडिया किस पायदान पे खड़ा हुआ है। तो अगर बात करें चार्ट 1 की, तो चार्ट 1 क्या शो करता है कि एब्सोल्यूट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन बिलियन डॉलर में लिख रहा है कि सेलेक्ट कंट्री इन 2025 यानी 2000 से लेकर 2025 के बीच में डेटा को फैक्ट फिगर को कंपेयर करता है। किस चीज का? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी कि जीडीपी का कंपेयर करता है 25 सालों का कि किस किस देशों का? इंडिया, पोलैंड और जापान। इंडिया, पोलैंड और जापान देशों के जीडीपी की 25 साल की जीडीपी को कंपेयर करता है। तो अगर इंडिया की जीडीपी जो आपकी थी 468 बिलियन डॉलर थी, जो जीडीपी थी लगभग इतनी थी, मतलब कि इतना इनफैक्ट फिगर था 4684, वो आज 2025 में लगभग आपका जो है इंडिया की जो जीडीपी है 4000, हाँ जी बिल्कुल 4684, वो आपकी जो है 2025 में बढ़ के कितनी हो चुकी है? 4187, यानी कि जीडीपी में ये आपका अंतर आया। वहीं पे अगर बात करें 468.4 थी, वो बढ़ के 4187 हो गई। ये इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा है 25 साल के बीच में डिफरेंस को। वहीं पर अगर आपका जो है इसकी बात करें, पोलैंड की बात करें तो 172.2 था इसका जीडीपी, तो वही 980 तक इसने ग्रोथ किया, यानी जीडीपी के मामले में इंडिया ने ग्रोथ किया। वहीं पर आपका जापान की बात करें तो 4966 से घट के इसकी जीडीपी 4187 के आसपास रुकी हुई है। यानी अगर जीडीपी की बात करें, एब्सोल्यूट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो इंडिया में जीडीपी के मामले में ग्रोथ हुई है पिछले 25 सालों में। लेकिन वहीं पे चार्ट 1 भी क्या शो करता है कि जीडीपी पर कैपिटा इन यूएस डॉलर ऑफ सिलेक्ट कंट्री इन 2000 to 2025, यानी कि वही अगर 25 साल में हम पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो अगर इंडिया की कंडीशन 2000 में 442 थी, तो अभी 2025 में 2878.5, यानी कि 2878.5 ये देखने को मिलती है। बिलियन डॉलर की बात कर रहा है, यूएस डॉलर की बात कर रहा है। वहीं पे जो पोलैंड है, पोलैंड की बात करें तो 4000, पोलैंड की अगर बात करें तो 4499.1 था, तो उसका बढ़ के 26,805.1 यूएस डॉलर हो चुका है। और वहीं पर अगर बात करें जापान की, तो जापान की 39,173 यूएस डॉलर जो थी उस वक्त 2000 में, वो इस समय 33,955.7 यूएस डॉलर के आसपास देखने मिलती है। लेकिन इंडिया की बात करें अगर पर कैपिटा का जब कंडीशन आता है, जीडीपी में तो शानदार ग्रोथ हुआ है, लेकिन जब पर कैपिटा की बात करता है, इंडिया की 442 से बढ़ के 2878 पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पर देखिए फिगर आपको बहुत ही शानदार 26,805, 33,955 एक शानदार, यानी कि ग्रोथ का सिस्टम एक सस्टेन है और पर कैपिटा भी सस्टेन है, और वो भी शानदार है। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े शानदार तरीके से देखने को मिलता है। तो इसी बात पे ये आर्टिकल है कि क्या देश में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब देश क्या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और जो पर कैपिटा स्थिति भी क्या सुधर रही है। तो इसी पे बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है। तो जीडीपी के मामले में आपने देखा शानदार, लेकिन जब पर कैपिटा की बात आई तो वहीं पे चारों खाने चित व्यवस्था देखने को मिल जाती है। चार्ट 2A की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट की, ये रोजगार के मामले में अगर बात करें तो 2000 में 59.6, तो आज आपका 43.5, वो भी किस फील्ड में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो 59.6 से डेटा आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में 43.5 पर आके सिमटा है 2023 में। ये लगभग 23 साल का डेटा फैक्ट फिगर है, आप अपने द हिंदू न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। वहीं पर पोलैंड की अगर बात करें तो 18.7 से गिर के 7.6, और जापान में लगभग 4.9 से गिर के 3 आपका देखने को मिलता है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में
आपको जो देखने मिलता है तो 16.3 लगभग 2000 में इंडिया में 16.3% थे, तो वहीं पे आज 25.03% है। जापान की बात करें तो 31.3 से 23.71, और वहीं पर अगर पोलैंड की बात करें तो 31.7 से आपका 29.64, इसमें लगभग आपका दिख रहा है। वही चार्ट 2C की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में 24 से आपका होगा 31, वहीं पे आपका पोलैंड में 52 से लेकर 50 से लेकर 62 तक, और 63 से लेकर ये तीनों फैक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन सैलरी की बात करें, मतलब ये पूरा जितने भी डेटा है वो सब लगातार दिए हुए हैं। वहीं पे आपका सैलरीड वर्कर की अगर बात करें, एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करें, इंडिया में 15.3 था 2000 में, और 2023 में 23.9। अब बाकी आप पोलैंड का, जापान का आप देख सकते हैं, शानदार, मतलब उस मामले में बिल्कुल अंतिम पायदान पे भारत की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ कॉलेज लेवल एजुकेशन की अगर बात करें तो इंडिया में 1995 में फैक्ट फिगर था 5.5%, तो आज 32.7%, यानी स्थिति कुछ सुधरी है। वहीं पे उसकी जापान की बात करें, पोलैंड की बात करें तो उस समय 30 और 39 के बीच में डेटा था, और आज 64 और 75 के बीच में चल रहा है। कॉलेज लेवल एजुकेशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डेटा हमें कंसर्न का विषय बनाता है। इस पर भी फोकस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस पे भी फोकस कहीं ना कहीं करना ही चाहिए। साथ ही साथ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सेलेक्ट कंट्री, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो भारत में 2000 में 62 साल, लगभग 62 या 63 साल थी, तो आज लगभग बढ़ के 72 साल हुई है। वहीं पे पोलैंड की बात करें तो 73 से बढ़ के 78 हुई है, और जापान की 81 से बढ़ के 84 हुई है। वहीं पर जो है आपका SDI जो रेट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो ये आपका 0.501 से बढ़ के 0.685, जबकि ये इस डेटा भी क्या है, पोलैंड और जापान से काफ़ी नीचे है। इसका मतलब ये जो पूरा डेटा है ये हमको समझा रहा है कि इंडिया भले ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, लेकिन पर कैपिटा की जब बात आती है तो उस पायदान पे कहीं ना कहीं कंडीशन हमें कंसर्न का अनुभव करा देती है। हर हाल में पर कैपिटा की स्थिति अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि इनकम का, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर देश ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ के नागरिक भी ग्रोथ करने चाहिए। सिर्फ GDP बढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो यही आपका सोशियो कह रहा है कि GDP पर कैपिटा ठीक है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रियलिटी को शो करते हैं, रियलिटी को दिखाते हैं, क्योंकि जो आपका वेजेज और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं बार बार कि ये इस पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन और भी तमाम चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है एक देश में। सिर्फ GDP के बढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल था, इंडिया राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लास्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो भी आपका इसी आपका GS पेपर 3 के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। GS पेपर 3 के, इज इंडिया द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि इसमें भी सेम वही चीज़ है, लगभग आर्टिकल सेम है कि भारत क्या वास्तव में एक 4th लार्जेस्ट, आपका जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है क्या वास्तव में? इस पे मतलब संदेहास्पद तरीके से देखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है जापान को हटाकर, जापान को पिछड़ाकर 4th पायदान पे अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है एज इकोनॉमिक सेक्टर में, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में भारत जो है उभर के सामने आ रहा है। और ये 2028 तक ये एक्सपेक्टेड आउटकम किया जा रहा है कि लगभग ये जापान, जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा भारत। लेकिन कह रहा है कि क्या वास्तव में इज इंडिया द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो इसमें फिर सेम वही चीज कर रहा है कि GDP और PPP, ये दोनों पॉइंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि GDP क्या होता है और PPP क्या होता है। कि सिर्फ GDP के बढ़ने से आपका देश की ग्रोथ नहीं मापी जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल GDP भी बढ़नी चाहिए, लेकिन GDP के सिर्फ बढ़ने से नॉट एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, हर चीज़ जो है परफेक्ट आपकी नहीं हो जाएगी। तो वही इसमें कह रहा है कि
Over the past week, much media devoted to discussion around the size of Indian economy relative to other economy in the world. ये लगातार इस बात की चर्चा बनी हुई है, अदर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से भारत की इकोनॉमी को लगातार कंपेयर किया जा रहा है, इंडिया के इकोनॉमी की साइज को नापा जा रहा है। एंड दिस डिस्कशन वर बेस्ड ऑन न्यू एस्टिमेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये डिस्कशन जो है किस पे है, जीडीपी पे है, जीडीपी पे है, जीडीपी पे है। लेकिन अगर बात करें बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया था, और एनुअल प्रोजेक्शन में 2025 में फ्रॉम 25 तक 25 से 30 के बीच में कह रहा है कि इंडिया जीडीपी इन द 2025 वाज लाइकली टू 4187.03 ट्रिलियन बिलियन डॉलर विच विल बी मार्जिनली हायर देन द जीडीपी ऑफ जापान 4186, यानी जापान से ज्यादा हो चुका है, ये आगे बढ़ चुका है, थर्ड पायदान पे आ चुका है। इंडिया विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 2025 में बन चुका है। यूएस, चाइना और जर्मनी, अब तक कौन है पहले पायदान पे, यूएस, दूसरा कौन है चाइना, फिर कौन है जर्मनी, और इसके बाद कौन है इंडिया। और 2028 तक ये प्रोजेक्टेड है कि इंडिया जो है जर्मनी को ही पछाड़ के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकता है, इस ऑर्डर में वो भी आ सकता है। तो ये जो डिस्कशन है पॉलिटिकल पोल पे तो हो रहा है, गवर्नमेंट के जितने भी सोर्स हैं वहां से तो ये चीज आ रही है, लेकिन ये भी चीज इट वाज आल्सो वर्क दैट इंडिया कुड ग्रो टू बी द थर्ड इकोनॉमी की भी बात कर रहा है 2028 तक, इस बात की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। तो 2047 तक इंडिया को एज ए डेवलप्ड कंट्री का टारगेट दिया गया है कि एज ए विकसित भारत के रूप में भारत जो है 2047 तक टू 2047 तक उभर के सामने आ जाएगा। लेकिन जीडीपी से सब कुछ नहीं होता है, वही पीपीपी यानी कि आपका जो है परचेजिंग पावर पैरिटीज की बात कर रहा है, वही प्रति व्यक्ति आय वाला सिस्टम यहाँ पे भी लागू होता है कि जो क्रय करने की जो क्षमता है, देश बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वहीं पे डॉलर की जो पावर है, डॉलर की जो कीमत है, उसका कंपैरिजन में कितना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक बर्गर खाते हैं, अगर 20 रुपए में या 100 रुपए में आप खाते हैं, और वहीं पे वही बर्गर आप यूएस में खाएंगे, अमेरिका में खाएंगे, तो लगभग आपको 20 से 15 डॉलर में, 15 से 20 डॉलर में आप खाएंगे। यानी आप कंपेयर कर लीजिए कितना अंतर पड़ा। तो यानी जो क्रय करने की क्षमता है यूएस के पास, यानी यूएस के जो सिटीजन के पास ज़्यादा है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटीज जो है वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सामानों का दाम कम है, यानी कि पावर जो है, परचेजिंग पावर पैरिटीज जो है यहाँ पे कम है, तभी तो लोग कम मूल्य में उसको खरीद रहे हैं, कम मूल्य, उसकी मूल्य भी कम है। वहीं पे यूएस जैसे बड़े देशों में मूल्य ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पावर जो है लोगों की क्या है, ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पैरिटीज। तो ये बातें कर रहा है कि सिर्फ जीडीपी से आपके ग्रोथ को मापा नहीं जा सकता, ये बातें कर रहा है। वो ठीक है, एक परफेक्ट बात है कि होना चाहिए, लेकिन जीडीपी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन सब तमाम चीज़ों से, प्रोडक्शन से। जीडीपी सिर्फ एक चीज़ है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि आपका इस साल का प्रोडक्शन इतना हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद इसका नाम ही होता है, और प्रोडक्शन आपका इस लेवल तक हुआ है। लेकिन जीडीपी किसी देश की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, देश में रह रहे नागरिकों की स्थिति को नहीं डिस्क्राइब कर सकता, एलेबोरेट नहीं कर सकता। इसलिए वहां पे आपकी पीपीपी को कंपेयर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर जीडीपी साइज अक्रॉस द कंट्री एंड टाइम, मार्केट एक्सचेंज रेट डिलीवर पुअरली। मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है, बहुत ही पुअरली है, एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज फर्स्ट मार्केट एक्सचेंज rate are highly volatile which create a problem for stable temporal comparison। सीधा इसको आप डेटा को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप समझिए इंडिया और यूएसए की अगर बात करें 2024 में, तो नॉमिनल जो जीडीपी थी वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है अगर बात करें इंडिया की। वहीं पे यूएसए की कितनी है, 28 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं पे जीडीपी को अगर पीपीपी के आधार पर यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो 13 ट्रिलियन डॉलर है, और इसकी कितनी है, 28 ट्रिलियन डॉलर। जीडीपी पर कैपिटा अगर बात की जाए नॉमिनल की, तो आपका लिख रहा है लगभग 2500, और यहाँ पे लगभग 85,000 डॉलर। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अगर जब पर कैपिटा पे आप आते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी के आधार पे देखा जाए तो ये 9,000 है, तो ये 85,000 है, यानी इस मामले में कितना पीछे है। तो दिस सो इंडिया इकोनॉमी लुक्स मच लार्जर एंड रिचर इन पीपीपी टर्म्स ड्यू टू हिज लोअर प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी कि किसी देश की जीडीपी और पीपीपी, इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, और इस पे भी हमें इस आधार पे भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इवैल्यूएशन देश का होना चाहिए।
तो यहाँ पे लिख रहा है कि इज इंडिया रियली द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या भारत सच में इंडिया जो है वर्ल्ड की जो चौथी इकोनॉमी है? तो जीडीपी डज नॉट टेल अस हाउ पीपल लिव्स, हाउ हेल्दी आर एजुकेटेड दे आर एंड हाउ इक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जीडीपी ये बात नहीं बताती है कि लोग कितने स्वस्थ हैं, कितने एजुकेटेड हैं और कितने अच्छे तरीके से, कितने इक्वली तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो परचेजिंग पावर पैरिटीज जो है प्रोवाइड करती है मोर रियलिस्टिक कंपेरिजन, वाइल इंडिया हैज अ लार्ज टोटल जीडीपी, इट्स पर कैपिटा जीडीपी इज स्टिल क्विट लो। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो पर कैपिटा जीडीपी है वो अभी भी स्टिल क्विट लो है, वो अभी भी कम है, कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशन है। जीडीपी मेजर्स द total production and service in the country, but it does not reflect the distribution of wealth, quality of life and education or the health care। जीडीपी जो है एक देश में जो सर्विस ऑफ द कंट्री को प्रोवाइड कराती है, बताती है, उसके बारे में समझाती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में ये नहीं बताती है कि उस देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो ए लार्ज जीडीपी डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री इज अ प्रॉस्परस। अगर एक किसी देश की अगर जीडीपी का ग्रोथ जो है स्लाइटर हायर रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ है बहुत ही हायर है, बहुत ही शानदार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत शानदार होगा। ये इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, जीडीपी बहुत ज़्यादा आती है, देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत शानदार है, ये कोई मानक नहीं है। सो इंडिया इज रैंकिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू टेबल इन द आर्टिकल, तो टेबल 1 में दिखाया गया कि नॉमिनल जीडीपी बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट 2025 की अगर बात करें तो यूएसए, चाइना, जर्मनी और इंडिया, इसमें इंडिया किस पायदान पे है? 4th पायदान पे है। जापान, यूके उसके बाद आते हैं। वहीं टेबल 2 में अगर जीडीपी की बात करें पीपीपी के आधार पे, देन चाइना, यूएसए, इंडिया उस पर 3rd पायदान पे आता है, यानी पीपीपी के रेट में आपका 3rd स्थान पे तो जापान उसके बाद आता है। हाउ इज जीडीपी मेजर्ड? अगर बात करें जीडीपी की तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट पे होती है, मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पे ली जाती है। और जो पीपीपी होता है एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली कॉस्ट इन लोकल करेंसी, यानी लोकल करेंसी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कॉस्ट चल रहा है, ये इस बात को डिक्लेयर करता है। जैसे कि कंट्री लाइक इंडिया वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर चीपर स्लो, हायर जीडीपी अंडर पीपीपी, यानी कि हायर जीडीपी के अंदर भी क्या है? पीपीपी। आपका एग्जांपल 2023 में इंडिया की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन, बट द इंडिया जीडीपी बाय द पीपीपी 13 ट्रिलियन, यानी कि लगभग पूरे ग्लोबली वो 3rd रैंक को भी पा सकता है। मेन टेक अवे फ्रॉम द आर्टिकल नॉमिनल जीडीपी इज लिमिटेड मेजर्स यू कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल इस बात को समझ नहीं सकते, इस आर्टिकल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि कंट्री की जो प्रोग्रेस है जस्ट बाय लुकिंग जीडीपी, वो आप सिर्फ जीडीपी को देख के किसी देश की ग्रोथ के बारे में नहीं बता सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसकी मीनिंगफुल एनालिसिस नहीं कर सकते, बट वी मस्ट आल्सो कंसीडर इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इक्वलिटी। इन सब चीज़ों को ही देख के आप उस देश की रियल ग्रोथ को बारे में आप कर सकते हैं। तो फाइनली ये कह रहा है इंडिया में बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया क्या हो सकता है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकता है इन द टर्म ऑफ जीडीपी के टर्म में, बट व्हेन इट कम पर कैपिटा इनकम, लेकिन जब ये बात पर कैपिटा इनकम पर आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आती है, तब ये बहुत ही दूर है इस बात से। इस बात पे भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। लास्ट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एडिटोरियल पेज में देखने को मिलता है वो आपका सेम इसी आर्टिकल से है, ग्रोविंग पेन से। और ग्रोविंग पेन में इसमें फिर एक बार जीडीपी के बारे में, इंडिया के ग्रोथ के बारे में, इन तमाम फैक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहा है कि यानी कि ग्रोविंग पेन यानी विकास की पीड़ा। विकास की पीड़ा क्या इसमें कर रहा है कि आपका कि द डेटा ऑन इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 24-25 रिलीज ऑन फ्राइडे हैव टू सो मी थिंग फॉर एवरीबडी दिस with an optimistic outlook can rejoice at the seemingly robust growth in the 4th quarter। 4th क्वार्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिलती है। 4th क्वार्टर में ग्रोथ इंडिया की शानदार देखने को मिलती है। और बात करें डिस्पेयर ओवर द 4 ईयर लो एनुअल ग्रोथ फिगर, कहीं ना कहीं 4 साल के अगर फैक्ट फिगर की 4 साल के अगर डेटा की अगर बात करें, 4 साल के अगर डेटा की बात करें, 4 ईयर्स की अगर डेटा की बात करें, तो उसमें अभी कहीं ना कहीं पेंडेमिक के बाद जो कोविड-19 आप आया था उसके बाद ये सबसे स्लो ग्रोथ ये देखने को मिलता है। ये कंपेयर करके बता रहा है द रियलिस्ट
assessment however is that the cause of some restrained celebration and more than a healthy dose of disappointment. क्वार्टरली 4 यानी कि फोर्थ क्वार्टर में जो ग्रोथ है 7.4% है। कितनी परसेंट है? 7.4% आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये ग्रोथ तो अच्छी है, वाज कंसिडरेबली हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट किया गया था कहीं ना कहीं ये उससे ज़्यादा है। And the fastest seen in the otherwise dismal financial year, the main driver were construction sector turning to double digit growth. इसका जो प्रमुख कारण रहा वो ये रहा कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, यानी जो निर्माण वाले जो फील्ड थे वो कहीं ना कहीं डबल डिजिट में ग्रोथ की। कंस्ट्रक्शन वाली जो फील्ड है उसने डबल डिजिट में ग्रोथ किया है, शानदार उसमें ग्रोथ हुआ है। वहीं पर अगर बात करें कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। दीज आर आल्सो टू मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर सर्विस टू कंटिन्यू देयर स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर ये दो फील्ड कहीं ना कहीं प्रमुख ड्राइवर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस ग्रोथ में इतनी बड़ी ग्रोथ अगर जो हमें देखने को मिलती है क्वार्टरली फोर्थ में, तो इसके पीछे ये दोनों प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर थे, जो विनिर्माण जो विभाग थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो थे उसमें कहीं ना कहीं 11% डाउन फ्रॉम यानी 4.8% डाउन फ्रॉम 11.3, यानी कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। 4.8 यानी 11.3% गिर के 4.8% पे हो गया। कौन सा सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। किस क्वार्टरली में? क्वार्टरली 4 में ऑफ द प्रीवियस ईयर। वहीं पे रियलिटी चेक कर रहे हैं जो है एग्रेसिव नंबर एज वेल द जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.4 इसके, और जबकि जीडीपी का जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है 7.4% वाज अचीव्ड इन द लार्ज पार्ट ड्यू टू अ 12.4%। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर जो है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं हुई तो ओवरऑल जो क्वार्टरली फोर्थ में जो रिजल्ट देखने को मिला वो सेटिस्फैक्ट्री कैसे मिला, इतना अधिक ग्रोथ कैसे मिलता है? तो इस पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एज वेल एज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7.4% वाज अचीव्ड इन द लार्ज पार्ट ड्यू टू अ 12.7% ग्रोथ इन द नेक्स्ट नेट टैक्सेस, यानी जो टैक्स था उसमें कहीं ना कहीं 12.4% का ग्रोथ देखने को मिला है इन द प्रीवियस क्वार्टर। यानी कि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो भले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ उतनी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जीडीपी का जो ओवरऑल क्वार्टरली फोर्थ में जो रिजल्ट देखने को मिला 7.4%, वो उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जो आपका 12.4% जो है टैक्सेस में जो टैक्स कलेक्शन था वो कहीं ना कहीं 12.4% मोर हुआ है, उस ज़्यादा हुआ है टैक्स कलेक्शन। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये डेटा फैक्ट फिगर है वो भाग के ऊपर जा रहा है। सो स्टैटिकल बूस्ट ये कहीं ना कहीं इसी की वजह से देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि ओवरऑल ये बात कर रहा है कि जो विकसित भारत की अब बात करते हैं 2047 तक, तो उसमें कहीं ना कहीं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। और ये जो ओवरऑल ये तो क्वार्टरली फोर्थ का डेटा आपने दे दिया, लेकिन जो कम से कम जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए 8% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8%। आपको डेटा अगर देखेंगे आप यहाँ पे कम से कम 9.54% की बात तो कर ही रहा है, और वहीं पे 6.5% एनुअल जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये बातें कर रहा है कि अगर कम से कम क्लोज टू 8% एवरी ईयर, 8% एवरी ईयर अगर ग्रोथ होती है, वो भी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, तब जाके कहीं ना कहीं जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है विकसित भारत का वो आप उसको मेट कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपकी जो है 2047 तक ये आंकड़ा है कि ये हमको अचीव करना है, तो कम से कम ये आपकी प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए। यही आपकी विकास की पीड़ा है, और ये बातें कर रहा है कि इतने ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में बताने का प्रयास कर रहा है कि क्वार्टरली फोर में जो आपकी ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टरली फोर्थ में जो ग्रोथ मिली है 7.4%। कितना परसेंट? 7.4%। क्वार्टरली फोर्थ में जो ग्रोथ देखने को मिली है 7.4%, और पूरा एनुअल प्रोजेक्शन मिला है हमको 6.5%। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आप विकसित भारत का सपना देखते हैं 2047 तक, तो कम से कम डेटा आपका 8% के पास तो होना ही चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप
समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल में बताने का प्रयास कर रहा है। लास्ट में हम देखेंगे एक क्वेश्चन आपका जो आप आंसर राइटिंग करेंगे और करके इसको लाएंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीडीपी एंड पीपीपी, और इस पे आप बाकायदा लिख कर सभी पॉइंट्स को कंप्लीट करके आएंगे। और इसके बाद थैंक यू। इसके बाद अब राइट शॉर्ट नोट आप लिखेंगे जीडीपी और पीपीपी पे, और इसको लिखकर कंप्लीट आप अपने एनसीईआरटी को बड़े ही बेसिकली धीरे धीरे हम बिगिनर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जितना आपको जीडीपी के बारे में पता है, जितना आपको पीपीपी के बारे में पता है, विदाउट हेजिटेशन आप इसको लिखिए, और लिख के इसको आप मेंस राइटिंग के लिए अपने जो है मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत शानदार तरीके से आज से छोटी शुरुआत करिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। सो आज के सेशन में जितने भी आर्टिकल थे हमने उन सभी आर्टिकल्स पे डिस्कशन कर लिया है। जितने भी आर्टिकल थे लगभग आपके जो है 5 आर्टिकल पे हमने बात किया। जीएसटी कलेक्शन, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मेजरिंग द इकोनॉमी, ग्रोइंग पेन्स और यूएन ड्रिप और आईएलओ कन्वेंशन 169 के बारे में हमने डीपली डिस्कशन किया। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।